अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है गाजिस लॉ के बारे में। गाजिस लॉ को हम पढ़ेंगे, उसको फ्लक्स के लिहाज से समझेंगे, फिर हम देखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाजिस लॉ, फिर हम देखेंगे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाजिस लॉ, फिर गाजिस लॉ और कूलम लॉ में देखेंगे कि आया कोई कदर मुश्तरक है या ये बिल्कुल मुख्तलिफ लॉज हैं। ठीक होगी बात। तो जनाब आज का आपको समझ आ गया कि मेजर टॉपिक हमारे पास गाजीज लॉ है, जिसे हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ हो जाए गाजीज के साथ। कार्ल फ्रेडरिक गाजीज हमारे पास साइंटिस्ट थे। बुनियादी तौर पे ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बेशुमार काम किया ज्योमेट्री के अंदर, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, रियल एनालिसिस, नंबर थ्योरी। कह लें कि ह्यूज कंट्रीब्यूशन है इस शोबे में मैथ के अंदर इनका। फिर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में बेल कर्व को बताया। फिर इसी तरीके से अर्थ के मैग्नेटिज्म पे बुनियादी तौर पे इनका काफी काम है, यानी फिजिक्स के अंदर जब हम देखते हैं इनको। और इन्होंने फर्स्ट एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट भी डिस्कवर किया था कि भाई ये आपके इनका नुमाया कामों में शुमार होता है। तो इन्हीं के नाम पे ऑनर किया गया, दैट इज कॉल्ड गाजिस लॉ। अब गाजिस लॉ क्या है, इसे शुरू करते हैं जनाब। तो आपके पास गाजिस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप किसी क्लोज सरफेस में से देखेंगे, वो हमेशा हमेशा बराबर होगा किसके, 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। क्या मतलब कि क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको एक 1 over epsilon naught से जरब दे दो तो टोटल फ्लक्स मालूम पड़ जाएगा। बस समझ आ गई बात। तो बड़ा सादा सा मैंने बता दिया कि किसी भी क्लोज सरफेस में से कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ इसमें फ्लक्स कितना है, तो वो सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसको आपने 1 over epsilon naught से मल्टीप्लाई करना है, तो वो जवाब जो आएगा दैट इज द टोटल फ्लक्स एनक्लोज थ्रू दैट सरफेस आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो अब जो आपने सरफेस ली, क्लोज सरफेस ली, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो आपने अलजेब्रिक सम देखना है, यानी चार्ज तो एक स्केलर चीज है, तो आपने जस्ट उनको ऐड करके नेट अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टडी करना है। ठीक है। अब उस चार्ज की क्या बनेगी, फील्ड बनेगी। अब फील्ड को हमने कैसे पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पढ़ा। तो अब हमने इस चीज को समझने के लिए सहारा लेना है किसका, गॉसियन सरफेस का। अब ये गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जो आप जिस जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं वहां पे बनाई जाती है। अब इसके चंद चीजा चीजा पॉइंट है। अब वो जो सरफेस मैंने बनाई उसमें कोई चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जो गॉसियन सरफेस आपने अज्यूम की है उसके अंदर कोई चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और गॉसियन सरफेस की जो शेप है वो आपने आर्बिट्रेरी लेनी है, यानी अपनी जरूरत के मुताबिक आप उसे बदल सकते हैं, अपनी लिहाज से बना सकते हैं, कोई डेफिनेट काम नहीं होने वाला। फिर ये इमेजिनरी होगी और हमेशा क्लोज सरफेस होगी। तो दो बातें होगी इस पॉइंट में कि इमेजिनरी भी है और क्लोज भी है। फिर अगला पॉइंट कि हम इसे हमेशा उस जगह पे बनाते हैं जहां पे मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मांगी जाती है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो अब आपने देखा और फिर आप देखोगे कि आप इसे आमतौर पे ऐसे चूज करोगे कि सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां पे कांस्टेंट फील्ड दे रही हो आपको, यानी फील्ड वेरी ना कर रही हो, फील्ड आमतौर पे क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या जनाब कि जब आपने गाजिस लॉ लगाना है तो आपने वहां पे क्या सोचनी है, गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस के लिहाज से फिर आप फ्लक्स को सोचोगे। ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या है, ये किसी भी शेप में हो सकती है, इमेजिनरी होगी, क्लोज होगी, और उस जगह पे बनाएंगे जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। ठीक होगी बात। अब जो गाजीला की स्टेटमेंट है वो दोबारा लिखी मैंने कि आपके पास ये रिलेट करता है किसको, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस को नेट चार्ज के साथ। अब आप यहां से जो आपने फार्मूला बनाया कि भाई फाई बराबर है किसके, 1
ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो क्यू किसके बराबर लिख सकते हो? फाई नॉट मल्टीप्लाई कर देगा किसके साथ? फाई के साथ। तो ये टूल देखो, यहां से हमने ये टूल बना लिया कि आपके पास क्यू बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट फाई के। और हमने लास्ट लेक्चर में फ्लक्स देखा था क्लोज सरफेस का, डेट इज ई डॉट ए। तो फाई की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट ए बराबर आ जाएगा क्यू के। तो ये हमारे पास जनाब गाजीज लॉ की एक शक्ल आ गई। अब टोटल चार्ज चूंकि मैंने देखना है, मुझे सम करना है सारे चार्जेस को, अलजेब्रिक सम, यानी सादा सादा जैसे सम करते हैं। तो वो जो टोटल चार्ज है आपके पास वो मैंने टोटल फॉर्म में लिख दिया, इसे कैपिटल क्यू से लिख सकते हैं। तो ये जनाब फॉर्म है आपके पास गाजीज लॉ के। समझ आ गई बात? तो आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए गाजीज लॉ को इस्तेमाल करना है। अब इसकी डिफरेंशियल फॉर्म अगर हम देखें तो हम कहते हैं लेट से किसी जगह पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के ऊपर, यानी चार्ज किसी वॉल्यूम पे है। तो हम जानते हैं आप यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप रो से जाहिर करते हैं, तो रो बराबर आ जाएगा क्यू पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो जो वॉल्यूम का पार्ट आपने कंसीडर किया डेट इज पार्शियल भी आ जाएगा। तो अब आप रो की ये वैल्यू यानी क्यू यहां से सोचो तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा? रो डी वी। तो अब आप यहां से ले लोगे गाजीज लॉ, वो क्या है? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू की जगह क्या लिखोगे? रो डीवी। इंटीग्रल क्यों डाला? क्योंकि पूरे वॉल्यूम को चेक करना है कि पूरे वॉल्यूम में से फ्लक्स कितना आने वाला है। तो अब आप फ्लक्स का दूसरा टूल जानते हो, क्लोज लाइन इंटीग्रल का ई डॉट डी ए, वो वैल्यू प्लेस कर दिया आपने। तो यहां से अब आपके पास अगर हम देखें तो एक एंड पे एरिया के लिहाज से इंटीग्रल चल रहा है और एक में वॉल्यूम के लिहाज से। तो हम जानते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम जिसमें रिलेट किया जाता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ। तो आप ई डॉट डी ए को लिख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ ई डॉट डी वी, यानी कि आपने ये जो आपकी लेफ्ट साइड थी इसको कन्वर्ट कर लिया वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी डॉट डी वी आ जाएगा। तो अब आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे। अब आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई डीवी आ जाएगा। तो जनाबे वाला अब आपकी दोनों साइड पे वॉल्यूम इंटीग्रल चल रहा है, तो ये राइट वाला फैक्टर दूसरे एंड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब राइट साइड पे जीरो है, यहां से आप कुछ फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, तो आपने टोटल वॉल्यूम का इंटीग्रल बच गया। अब आप जानते हैं कि जो आपने वॉल्यूम इंटीग्रल देखा है उसमें वॉल्यूम तो जीरो नहीं हो सकता, तो उसके साथ मल्टीपल फैक्टर क्या है? दो फैक्टर जरूर खा रहे हैं, जवाब जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर ब्रैकेट वाला फैक्टर जीरो हो सकता है। तो अगर मैं इसे जीरो का मान लूं तो आप कहोगे डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ई। डाइवर्जेंस ई को हम डेल डॉट ई लिख सकते हैं, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जनाब कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाजीज लॉ के डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर आ जाएगा किसके? रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। रो यहाँ पे क्या है? रो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है ओवर द वॉल्यूम, सरफेस कह रहा हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है। अब इंटीग्रल फॉर्म अगर आप देखो तो आप जानते हो गाजीज लॉ की ये शेप है कि एप्सिलॉन नॉट क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू है। क्यू यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब अगर मैं कहूं चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम, तो ई डॉट डी ए 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी। तो ये अब आपकी इंटीग्रल फॉर्म है ओवर द वॉल्यूम, यानी जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वॉल्यूम पे। अगर मैं कहूं सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यही टूल रहेगा। तो अब आप क्या लिखोगे? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए। तो ये सरफेस इंटीग्रल आ गया, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी था, पहले आपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिहाज से इंटीग्रल फॉर्म देखी, अब आप सरफेस के लिहाज से इंटीग्रल फॉर्म देख रही हैं। तो ये बात भी समझ आ गई। अब हम देखने जा रहे हैं गाजीज लॉ और कूलम लॉ में क्या मामलात है। तो कूलम लॉ बुनियादी तौर पे डिड्यूस किया जा सकता है गाजीज लॉ से सिमेट्री को समझते हुए। ये एक बड़ी अहम पॉइंट है कि यानी कि असल में कूलम लॉ को आप ड्राइव कर सकते हो किससे? गाजीज लॉ से। और वो आपने कोई बस सिमेट्री समझनी है। जैसे आप यहाँ पे एक केस देखो, आप देख रहे हो कि एक पॉइंट चार्ज है, आपके पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, आपने उस पर गाजीज लॉ लगाना है। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की लाइनें आउटवर्ड होंगी, रेडियली बाहर की जानिब जा रही होंगी। तो गाजीज लॉ के लिए आपने क्या किया? स्फेरिकल आपने सरफेस ले ली, गॉसियन सरफेस,
यानी मैं उससे कुछ दूरी पे देखना चाहता हूँ फ्लक्स कितना है और उसकी डिस्टेंस आपने कितना ले लिया, r ले लिया। अब आपको एक सिमेट्री दिखेगी कि ये जो आपने सरफेस ली है, इस सरफेस पे आप जब एरिया कंसीडर करोगे तो उसका नॉर्मल आउटवर्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की जानिब है, तो आपके पास जो पैच एरिया होगा और ई उसके बीच में एंगल हमेशा हमेशा जीरो बनेगा, चाहे जिस साइड पे मर्जी ले लो। तो इसका मतलब जब आप E डॉट डी ए लगाओगे गाजीज लॉ के अंदर तो cos जीरो आ जाएगा, cos जीरो 1 होता है, तो आप इसे E डॉट डी ए लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, क्यों कि आपके पास उसकी वैल्यू डिस्टेंस हर जगह पे क्या लिया है, सेम, तो आप E को इंटीग्रल से बाहर ले लोगे, डी ए क्यू आ जाएगा। अब आपने जो सफियर लिया था उसका जो एरिया होता है डेट इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल था आपके पास डी ए का, तो उसकी जगह आपने लगा दिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से E किसके बराबर लिखा जा सकता है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये कूलम लॉ से निकाली थी हमने भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने गॉसियन सरफेस किसी एक सिमेट्री के तहत देखी तो आपने कूलम लॉ बना लिया, किससे, गाजीज लॉ से। तो ये दोनों जो लॉज हैं ये इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, और हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं कब, जब चार्जेस स्टेशनरी होंगे। यानी अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है तो आप कूलम लॉ को गाजीज लॉ की मदद से समझ सकते हो, अगर चार्जेस स्टेशनरी है और कोई सिमेट्री आपके पास वहां पे एग्जिस्ट करती है। फिर कुछ की पॉइंट्स हैं कि जैसे आप एक सरफेस देख रहे हैं, ये आपके पास एक चार्ज उस सरफेस से बाहर पड़ा है, तो अब आप कहोगे कि इस सरफेस में तो कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी एंटर होती दिख रही है उतनी एग्जिट होती भी दिख रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेट फ्लक्स आपका जीरो माना जाएगा। फिर अगर आप इस केस को देखो कि आपने दो इक्वल चार्ज लिए और इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइंस के थे, और अब आप जरा देखो मैंने चार तरह की गॉसियन सरफेस समझाई है आपको। एक है S1, एक है S2 नेगेटिव चार्ज पे, एक S3 दरमियान में और एक S4 जिसने सारों को आपस में यानी पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों के साथ चल रही है। तो अब आप गॉसियन सरफेस देखो तो अब S1 ने पॉजिटिव चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है तो फ्लक्स इस लिहाज से आ जाएगा। S2 को देखो तो उसने नेगेटिव चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। S3 में देखो तो कोई भी चार्ज नहीं है, और S4 को देखो तो इसमें नेट चार्ज ही जीरो हो जाएगा, तो आपका नेट फ्लक्स जीरो माना जाएगा। समझ आई बात? तो ये अब कंसेप्ट वाइज फिग है कि आप जैसी गॉसियन सरफेस लेते हैं उस लिहाज से आपने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो ये जनाब हमारे पास टॉपिक था आज का। हमने गाजीज लॉ देखा, हमने गाजीज लॉ का टूल बनाया, हमने गाजीज लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म देखी, इंटीग्रल फॉर्म देखी, फिर हमें पता चला अगर सिमेट्री हो तो हम गाजीज लॉ की मदद से कूलम लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। फिर हमने चंद की पॉइंट्स देखे कि आप जो गॉसियन सरफेस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सिचुएशन को बनाना होता है, उसी के ऊपर फार्मूला बेसिकली अप्लाई हो रहा होता है। तो जनाब ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए अब इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।